And after that, I request our music teacher, because our beloved Gandhi महात्मा जी का एक बहुत ही प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, और उसको यदि न सुना जाए तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी के प्रति थोड़ा सा हम कमी करेंगे। तो हम अपने म्यूजिक शिक्षक से आग्रह करेंगे कि वो आए और ये भजन सस्वर सुनाए सभी को। और उसके बाद हम कुछ एक जो हमारे श्रोतागण हैं उनसे जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो सभी महानुभावों से एक एक करके एक एक क्वेश्चन 2-2 मिनट के लिए आप सभी को मैं संप्रेषित करूंगा और आग्रह करूंगा कि उसे हमारे मित्रों के, हमारे बच्चों के जो प्रश्न हैं उन्हें स्पष्ट करें। श्री गिरीश सर। नमस्कार। जन तो तेने कहे पीर पराए जाने, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराए जाने, पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराए जाने, वैष्णव जन तो तेने कहे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराए जाने, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन न झाली हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराए जाने, वैष्णव जन तो तेने कहे। मोह माया व्याप नहीं जेने, मोह माया व्याप नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य देना, दृढ़ वैराग्य देना मन माने, राम नाम सुन ताली लागे, सकल तीरथ तेना तनवारे, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराए जाने, वैष्णव जन तो तेने कहे। वर्ण लोभी ने
कपट रहित छे वर्णोभिनी कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे भणि नरसिंह तेनु दर्शन करता कोते ताया रे वैष्णव जन को तेने कहे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने वैष्णव जन को तेने कहे जे पीर पराई जाने वैष्णव जन को तेने कहे पीर पराई जाने वैष्णव जन को तेने कहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश सर। ये भजन सुनने के बाद एक अजीब सा शांति अनुभव हम सभी को होता है और क्रमागत रूप से परिचर्चा का दौर अपने अगले पड़ाव तक पहुंचा है और इस क्रम में हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे और लगभग सभी प्रश्नों के जवाब इस परिचर्चा के दौरान जो प्रश्नकर्ता थे उन्हें मिल गए होंगे। कुछ एक प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके विषय में मैं उन्हें फिर से इस पर जानना चाहूंगा इन विषयों पर। और पहला प्रश्न मैं श्री अमरपाल बरार प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय राउरकेला की तरफ से जो हमें मिला है उनका प्रश्न मैं प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. द्विवेदी सर को रखना चाहूंगा। श्री बरार कहते हैं सर कि शिक्षा के बाजारीकरण और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के दौर में गांधी जी के शैक्षिक और आर्थिक विचारों को लागू करना व्यवहारिक रूप से कितना संभव है। एक बार प्रश्न को मैं पुनः दोहरा देता हूं। शिक्षा के बाजारीकरण और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के दौर में गांधी जी के शैक्षणिक और आर्थिक विचारों को लागू करना व्यवहारिक रूप से कितना संभव है। श्रीमान, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। थैंक यू शर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। और बाजारीकरण के दृष्टिगत ही हम देख रहे हैं सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, धन्यवाद। सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 इतने दिन पढ़ाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची, अगर बाजार निश्चित रूप से बाजारीकरण के इस प्रक्रिया में ज्ञान, इसलिए गांधी ने कहा था, बार बार कहा था, और आज जो निराशा दुनिया में है आप देख रहे हैं, आज यही कारण है कि हम जहां समता और समानता की बात कर रहे थे वह समानता, गांधी जी ने कहा था वी हैव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय के वितरण की असमानता को दूर करना है और विकास के अवसरों की समानता प्रदान करना, ये हमारे 5 ईयर प्लान का विषय भी रहा है, लेकिन हम नहीं प्राप्त कर सके। उसका एक कारण भी यही था कि गांधी के शिक्षा को हम 1935 में जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, पहली उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की बनी, संपूर्णानंद जी हुए मुख्यमंत्री, लागू नहीं कर सके। कुछ ही दिनों तक प्रांतीय सरकारों ने किया, गंभीरता से लागू नहीं किया, क्योंकि इस तरह के शिक्षकों को चयन करना बड़ा कठिन काम था। आज उसका परिणाम क्या देख रहे हैं? शिक्षा के इस बाजारीकरण में आपने देखा, जिसके पास पैसा बच्चों को पढ़ा तो रहा है, लेकिन पढ़ाने वाला भी निराश है। Those who are well educated students, if they are far better, definitely if they are IITians, they run away from the nation, and those who are living inside of the nation, even their families are not happy.
क्योंकि वह हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था को व्यक्ति केंद्रित बना रहे हैं, समाज केंद्रित नहीं बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसीलिए तो भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है और 2020 में शिक्षा के इस प्रावधान को किया गया है। शिक्षा के बाजारीकरण पर तमाम रेगुलेटरी कमेटियां बनने वाली है, जिले वाइज, तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज और नेशन वाइज, कि हम इस बाजारीकरण को रोक करके शिक्षा के प्रयोग को करने की कोशिश करेंगे। ये कंक्लूजन कई हजार शिक्षकों के बीच में चर्चा के बाद बना है। तो निसंदेह कठिन काम तो है, लेकिन हम उससे भागने वाले नहीं हैं। हमने बताया शिक्षा को जब तक हम प्रोफेशन बनाएंगे तब तक नहीं कर सके। मैं एक बात वही कहता हूं जो हमारी प्राचार्य ने पूछा, बहुत अच्छा पूछा है। हमारे देश में शिक्षा के लिए, साक्षरता के लिए एडल्ट एजुकेशन सेंटर चलाए गए देश में, हम सबको मालूम है, और दुनिया में चलाए गए। लेकिन कोट्टायम केरला का जो पहला जनपद है 100% लिटरेसी रेट में कैसे किया? Their teachers, not only teachers, all the students, those who were passed out from the colleges, and they all were taken it as a mission, और इसीलिए हिंदुस्तान का कोट टाइम पहला बना। तो लोग गांधी का प्रयोग कर रहे हैं जगह जगह। लोग सुदामा के चरित्र का वर्णन जो पढ़ते ही नहीं है, द्वासुपर्णा पुस्तक लिखा रामजी उपाध्याय ने, कैसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया राज्यपाल का पद महाराज उग्रसेन का, और कहा मैंने जो पैसा लिया समुदाय के साथ और चलाया है, जब तक मैं लोगों को साक्षर कर लौटा नहीं दूंगा तब तक सरकारी नौकरी में जाने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सरकार इस तरफ पहुंची भी है। क्योंकि बाजारीकरण में दो चीजें हैं, सीधी सीधी बात है, बाजार तृष्णा का विस्तार करता है और गांधी का जो मार्ग है आवश्यकता का परिसीमन करता है। तो अपरिग्रह के दर्शन को लाए बिना ना तो राष्ट्र में शांति न समाज में शांति है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर को 1 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेगा और उसके फैक्ट्री पर गेट करने में काम करने वाले चौकीदार को गर्मी जाड़ा बरसात में काम करने वाले को मिनिमम वेजेस मिलेगा, तो आय की इतनी बड़ी असमानता नक्सलवाद को पैदा करेगी, स्नैचिंग पैदा करेगी, रॉबरी पैदा करेगी, समाज अशांत होगा। सरकार को विवश होकर के आने वाले दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, एक डायरेक्टिव इशू किया था कि नाउ जस्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट इज सजेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द ऑफिस बेयरर्स of the different houses, government employees, that they have to put their children in the government institutions. सरकारी संस्थाओं में डालें, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में न जाएं, बड़े इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये निश्चित रूप से महसूस कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए आने वाले दिनों में समाज बाध्य होकर के गांधी के मार्ग का अनुसरण करेगा, क्योंकि पातंजल योग सूत्र में कहा गया है कि हमें हमारे मन में तृष्णा की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद अचानक हम नीचे आते हैं और फिर शुरुआत करते हैं परिग्रह से। वो स्थिति आने वाली है, आप धैर्य रखिए। हमें अपने उससे जो है काम करना, मिशन से हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। भी प्रश्न, ये सभी का प्रश्न था, तो सबको इस प्रश्न का जवाब मिल गया है। और मैं अगला प्रश्न एक बच्चे की तरफ से आया हुआ है। ये उस बच्चे की उत्सुकता है कि an ordinary boy become the Mahatma. Is it the outcome of the academic career in different educational institutions, or by true education by his parents and good association in his life? He loved truth, practices non-violence, and had fear of seeing what he learned in very beginning of his life in different situations. Please explain. And this question goes to Dr. A. Usman Khan sir. कृपया बच्चे के इस प्रश्न को प्रश्न करता है कि इस प्रश्न का समाधान बताएं। वो कह रहा है कि महात्मा गांधी एक सामान्य से बालक से महात्मा बन जाते हैं, क्या इसमें उनके शैक्षिक कैरियर का योगदान था जो अलग अलग संस्थाओं में उन्होंने प्राप्त किया था, या उन्हें अपने पेरेंट्स के थ्रू इस तरह का संस्कार मिला था, उस समाज या उसके मित्र मंडली जिनके साथ वो रहता था वहां से संस्कार मिला था, जिससे कि एक सामान्य सा बालक जो बचपन में बहुत ही शाई नेचर का होता है, प्रोफेशन में भी शुरुआती दौर में एक विफल बैरिस्टर के रूप में मुंबई में स्थापित हो पाते हैं, और जब मोहन से महात्मा बन जाते हैं उस दौर में ऐसी क्या कारण थे जिससे कि मोहन महात्मा बन गए?
संक्षेप में उत्तर चाहेंगे सर? हेलो हेलो। सर सुन नहीं पा रहे हैं सर। हाँ शर्मा जी, आप शर्मा जी अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या मैं इसका उत्तर दूं? हेलो सर। शर्मा जी क्या मैं इसका उत्तर दूं कि खान साहब देंगे? हेलो। हाँ सर, दे सकते हैं सर। ये विद्यार्थी ने बहुत मौलिक प्रश्न किया है। गांधी का एक्सपोजर का, गांधी ने स्वतः लिखा है कि मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार का संस्कार तो पड़ता है, क्योंकि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, चार ही प्रक्रिया है: इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, सजेशन और सिंपैथी, है ना। वो इमिटेशन का अनुकरण किसका किया जाए, अनुकरण के लिए रोल मॉडल चाहिए। तो गांधी को ईश्वर की कृपा से रोल मॉडल भी मिले, उनकी माँ मिली, उनके भाई मिले, और उनके राय भाई जो है, रायचंद भाई, जिन्होंने तमाम सारे उनके धार्मिक जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। वो लकी अनफ थे, उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले मिले। लेकिन इन सबके साथ गांधी का अपना स्वतः का प्रयास भी था। गांधी ने कम से कम 40 पुस्तकों का अध्ययन किया। टॉलस्टॉय की 4 पुस्तकों का अध्ययन किया। विद्यार्थी को बताना चाहूंगा: व्हाट इज आर्ट, व्हाई सेल वी स्केप, लेटर टू ए हिंदू, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। विलियम स्टुअर्ट की पुस्तक पढ़ी उन्होंने, उसको देखा उन्होंने। स्रेल की इक्विटी पढ़ी, साल्ट की अन्ना हार की हिमायत पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, रस्किन की टू दिस लास्ट पढ़ी ही। तो ये सब पढ़ने के बाद विचार तो हुआ, लेकिन गांधी महात्मा बनने के लिए खुद का जो एक्सपोजर है वो बड़ा काम करता है। वो जा रहे हैं, कहां से, जोहान्सबर्ग से जा रहे हैं पिटोरिया, और रास्ते में मारिट्सबर्ग स्टेशन पर वह कंपार्टमेंट से, जो इंजन है उसके कंपार्टमेंट से, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिकट है, और वो रेलवे पुलिस के सहयोग से कंडक्टर उन्हें बाहर फेंक देता है। उनके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प था जेन्युइन टिकट था, अंदर प्रवेश कर गए थे, बैरिस्टर थे, पढ़ा था उन्होंने लंदन से, ऐसा भी नहीं। और अंदर जाते हैं, बाहर गिरते हैं, तो अगर खड़े होकर के प्रतिरोध करके, हिंसक प्रतिरोध करते, मारपीट पर उतारू होते, तो बहुत मार खाए होते, बड़े दुबले पतले थे। ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू जस्ट फेस द रेलवे पुलिस ऑफ द दक्षिण अफ्रीका। दूसरा था, उनके पास किसी को बताते नहीं, वो बेइज्जती हो गई, किसी ने देखा थोड़ा इंडिया के आदमी, ठीक है, भूल जाते वो अपना वो। और तीसरा था कि वो संकल्प लेते कि इस इनजस्टिस की, जो मेरे जैसे वकील को जो पढ़ा लिखा है, सब है, सिविलाइज है, और एक बड़ा बैरिस्टर है, अगर उसके साथ अश्वेत के आधार पर इतना व्यवहार होता है, इंडियन होने के नाते गिरमिटिया मजदूर समझ करके मुझे व्यवहार हो रहा है, तो मुझे अब इसके विरुद्ध एक बड़ा संकल्प लेना चाहिए। और गांधी का तीसरा ऑप्शन को बेस्ट लगा, और गांधी ने फ्रॉम दैट डे उन्हें संकल्प लिया, मैं ऐसी अन्याय मूलक व्यवस्था और शोषण की व्यवस्था को समाप्त करके ही मानूंगा। तो एक संकल्प अंबेडकर के साथ भी यही हुआ। 6ठी क्लास में जा रहे हैं, कपड़ा खरीदा गया नया, नई, पहली बार जा रहे हैं बरसात में, जुलाई के महीने में स्कूल में, और पानी बरस रहा है। एक अभिजात वर्ग की जो ब्राह्मण का मकान है, उसकी उरौनी जो होती है खपड़ेल का, उससे छिप करके बरसात से बचने के लिए चिपका हुआ है, और गृहस्वामी आती धक्का देती है, सारे नए कपड़े खराब हो जाते हैं, सब जो उसके किताब पुस्तकें हैं। और उन्होंने उसका संकल्प लिया समाप्ति का। तो क्या हुआ आपने देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी ताकत से गांधी, नेहरू, तमाम सारे फ्रीडम फाइटर्स के विश को ध्यान रखते हुए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पे चैप्टर लिख दिया, और देश से तमाम सारी इस तरह की विषमता को। तो महात्मा बनाने के लिए वो अनुकरण भी है, इमिटेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन। किसका आइडेंटिफिकेशन? अगर घर में हम ऐसे महापुरुषों का फोटो न लगाएं, आज हम लगा लें उन लोगों का, बॉलीवुड के स्टार का, जो अपना ही जीवन जीते, समाज का कोई उदाहरण उनके लिए नहीं है, तो स्वाभाविक से नहीं बन पाएंगे हम। तो हमारे पास इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, सजेशन कौन दे सकता है? जो खुद गांधी भी सजेशन देते हैं, पहले करते हैं, कहते हैं पहले मैं करता हूं, और अनुभव करने के बाद तब आपसे कहने के लिए कहता हूं कि आप भी अनुभव करो। तो ये जो आएगा, ये गांधी को महान बनाता है। उनके एजुकेशन के साथ एक्सपोजर जो हो रहा है, उस एक्सपोजर की प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी महात्मा बनते हैं। ये बड़ा थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान सर से एक शिक्षक के द्वारा पूछा गया प्रश्न मैं रखना चाहूंगा। ये प्रश्न है सर कि महात्मा गांधी जब इंडिया से साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, जो दादा अब्दुल्ला के यहाँ एक केस के सिलसिले में गए थे,
तो दादा अब्दुल्ला ने एक टिप्पणी की थी कि अपने भाई के बारे में, जब उन्होंने गांधी जी को भेजा था और पहली बार साक्षात्कार हुआ दोनों के बीच में, तो एक टिप्पणी किया था कि ये सफेद हाथी सिद्ध होंगे। और कुछ दिनों बाद जब उन्हीं के साथ में कोर्ट में गए और गुजराती साफा पहन कर गए, दादा अब्दुल्ला ने भी उनको नहीं टोका और बताया भी नहीं, शायद वो परीक्षा ले रहे थे और वहां गए और कोर्ट में जज ने बताया, कहा कि नहीं, इस कोर्ट में आप इस साफा को लगा करके नहीं रख सकते हैं। तो गांधी जी ने कोर्ट छोड़ना उचित समझा और कोर्ट से निकल गए। और अगले दिन वहां की मीडिया का एक प्रमुख खबर बन गया कि एक इंडिया से आया हुआ बैरिस्टर जो कोर्ट की अवमानना किया और जज की बात को नहीं माना बल्कि कोर्ट को छोड़ दिया। इनका प्रश्न है कि गांधी में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था और उसके बाद जो दादा अब्दुल्ला का विश्वास है गांधी के प्रति वो तुरंत बदल जाता है। तो इनका प्रश्न है कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था इन कुछ दिनों के अंतराल में जिससे कि अब्दुल्ला के विचार बदल गए और गांधी जो शुरुआत में एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुए थे दादा अब्दुल्ला के पास, वो उनके विश्वास पात्र बन गए। खान सर, आपका माइक म्यूट है, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं सर। हेलो, या नाउ यू आर ऑडिबल सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो जी सर, देखिए, हाँ सर बोलिए। देखिए सर, जब अब्दुल्ला के यहाँ से वो वापस आ जाते हैं तो उनका किसी प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति किसी के साथ में अगर कोई अन्याय करता है, अगर वो सहन शक्ति उसमें होती है, सहन शक्ति की एक सीमा होती है और उस सीमा से पार गांधी जी थे, जिसका प्रादुर्भाव मान लीजिए कोई हिंसक व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हम उसको सह लेते हैं और खामोशी के साथ में हम उसको अख्तियार करते हैं। तो बाद में उस व्यक्ति जो हिंसा करने वाला व्यक्ति या जो किसी प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हेलो, धन्यवाद सर। एक प्रश्न है, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है कि, और ये प्रश्न मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी के पास रखना चाहूंगा। How would you use Gandhian philosophy to make peace among people of different communities and different countries at the age of war or doing war? मैं बच्चे के प्रश्न को बिना एडिट किए ही वैसे ही रख रहा हूँ। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। How would you use Gandhian philosophy to make peace among people of different communities and different countries at the age of war or doing war? डॉक्टर ऋषभ मिश्रा सर। शायद तकनीकी कारणों से डॉक्टर मिश्रा अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। ये प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय क्रमवन संबलपुर के प्राचार्य श्री मनीष श्रीवास्तव जी का। और श्री श्रीवास्तव ने प्रश्न रखा है और ये बड़ा ही मौलिक सा प्रश्न है, हमें भी लगता है और महसूस भी होता है। महात्मा गांधी श्रमदान और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। उन्होंने अपने आश्रमों में भी इन्हें लागू किया। आज वर्तमान समय में जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन दोनों बिंदुओं को लेकर क्या परिवर्तन अपेक्षित है? डॉक्टर धीरज, एक बार पुनः मैं आपके लिए प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि आप नई शिक्षा नीति पर काम भी कर रहे हैं, तो प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी श्रमदान और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। उन्होंने अपने आश्रमों में भी इन्हें लागू किया। आज वर्तमान समय में जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन दोनों बिंदुओं को लेकर क्या परिवर्तन अपेक्षित है? क्या मैं ऑडिबल हूँ सर? जी, क्या मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ जी। जब हम बात करते हैं सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो गांधी जी के जो मूल मंत्र थे और उनके जो शैक्षिक विचार थे, वह बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन है। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं और जिन सेल्फ रिलायंस यानी जिस आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की बात महात्मा गांधी ने अपने शैक्षिक विचार या अपने शैक्षिक दर्शन में रखे थे, और जिस प्रकार से शिल्प की शिक्षा और हस्तशिल्प की शिक्षा पर उन्होंने उस अवस्था में ही बल दिया था, ठीक उसी प्रकार से अभी हमारी नई शिक्षा नीति में भी आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्राफ्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्वरोजगार के जो सेल्फ रिलायंस के मेथड्स हैं, उन सब पर बल दिया गया है। बल्कि इसमें एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ 6ठी कक्षा से ही कोडिंग डिकोडिंग का पाठ्यक्रम भी लाया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग को भी बच्चों को बताया जाएगा। जब हम गांधी जी के वर्ल्ड सिटीजनशिप के आइडिया की बात करते हैं, जब हम उनके विश्व नागरिकता की बात करते हैं, तो भारत देश में पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं किसी भी राष्ट्र से किसी भी मानों में कम न रह जाए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति में बच्चों के भविष्योन्मुखी विकास को देखते हुए संपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी शिक्षा नीतियां इस देश में आई हैं, उसमें यह शिक्षा नीति बच्चों के चहुमुखी विकास में सहायक होगी और विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान किए गए हैं, उनका उपयोग कर विद्यार्थी अपने आप को साबित करने में बिल्कुल सफल होंगे। धन्यवाद। और एक बार पुनः मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रेषण हेतु हमारे साथी प्राचार्य, जिनके स्कूल के शिक्षक और बच्चे इस मंच के साथ जुड़े हुए थे, श्री रवि प्रकाश प्रिंसिपल के भी बालासोर से अनुरोध करूंगा कि आप सभी महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित करें। गांधी के बारे में 3 घंटा का समय बहुत कम है। महात्मा को जानने के लिए शायद 20 साल 300 साल भी कम पड़ जाए और उन्हें अपनाने के लिए तो निस्संदेह एक अलग ही व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी। श्री रवि प्रकाश सर, आप धन्यवाद ज्ञापन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सभी को शुभ संध्या। गांधी जी once wrote in Harshan that it has repeatedly been proved that given equal opportunity, a man be he of any color, caste, creed or country is fully equal to any other. The same is to be firmly believed and exercised in the KVS system, where we provide ample opportunities to all students without any discrimination on any ground. Honorable Sri S.K. Chopdar sir, Deputy Commissioner, KVS RO, Bhubaneswar region, our most valued invited guests, erudite principals, and learned teachers of different KVs. It is my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of KVS ROBBSR and the entire KVs of Bhubaneswar region, and my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all the keynote speaker for gracing and sharing with us your findings and opinions today on this platform. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Rishabh Misra, Assistant Professor, Wardha University, for his explanation of the topic, क्या गांधी जी आज के युवाओं के रोल मॉडल हैं? You have beautifully shown the way a leader must follow in the process of becoming a leader. Sir, you have rightly said that although he was a great leader, but his
innermost his innermost potential lies within the common public. He enjoys the company of the poor, the sick, and those who requires his help, rather than being in association with bureaucrats, the rich, or any industrialist. Max Weber rightly said that his way of leadership is nothing but charismatic leadership. I firmly believe, sir, as you all have shared, that Gandhian philosophy is not a matter of 2 or 3 hours. Gandhiji was not a systematic political philosopher in the sense of speculative time, and he cannot be said to have developed a coherent and systematic political philosophy, what we call Gandhism. Even he is of the belief, he is of the thought that there is no such thing as Gandhism, and I do not want to leave any sect after me. That's the wordings of Gandhi. Gandhi's doctrine is not a set of rules or regulation, injection or inhibition, but it's a way of life. It indicates a new attitude or restates an old one towards life's issues and offers ancient solutions for modern problems. Further, we are grateful to Dr. Dhananjay Kumar Dheeraj, Associate Professor and Head of Department, Bodh Gaya University, for demonstrating his speech on the topic Relevance of Gandhian Philosophy in Contexts of NEP, National Education Policy 2020, recently published by Government of India. Sir, you have meticulously linked the NEP 2020 with the Gandhian philosophy while providing practical inputs to our students. Sir, our students will definitely follow the path of truth in his daily life. I also wish to express my gratitude to Dr. A. Usman Khan sir, Principal, Imarti Devi Women's College, Cuttack, for elaborating the topic Yugin Sandarbh mein Gandhiwadi Vichardhara. Sir, your vast knowledge and sharp analysis has enriched our knowledge regarding influence of Gandhian philosophy in the current geopolitical situation. Sir, the teaching of Gandhi will help us to deal with the existing societal and political problems of the nation. In this same streamline, I would like to express our sincere thanks to Dr. R.P. Dwivedi, Professor and Head of Department, Gandhi Adhyayan Peeth, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, for giving an excellent coverage to his speech, Bapu Ka Saitchik Chintan. Sir, you are rightly said that the entire KVS is based on the ध्येय वाक्य तत्वम पोषण अपावरण. वो जो सत्य छुपा हुआ है, ढका हुआ है उन सुनहली चीज़ों से, उन मायावी चीज़ों से या उन दुनियावी चीज़ों से, आप जैसे गुरुओं के रहते उस सत्य पर जमी धूल को आसानी से हटाया जा सकता है. ये आज आपने प्रूफ कर दिया. I am also very grateful to Dr. Dwivedi sir for his analysis of Gandhian philosophy and the heritage of ancient education system. We all are inspired by your great words, sir. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to our Deputy Commissioner, Sri S.K. Chobdar sir, for the perfect guidance he has extended to all of us for this webinar. I also extend my thanks to Mr. D.P. Sharma, Principal, KV Khurda Road,
and their hardworking staff for organizing such a beautiful event, even in this crucial time of examinations. I also extend thanks to our learned colleagues, principals of different KVs, and teachers and staff of KV number 1 Balasur, KV NTPC Kania, for their patient hearing of this webinar. At last, thanks to all my dear loving students. Obviously, they are not the last. They are the core of the program. They are the metal. They are the thing for which we have worked for such a long marathon period of more than 2 hours. So finally, we thanks to all the persons directly or indirectly involved for organizing such a beautiful webinar, such a knowledgeable, such a graceful event in our KVS Bhubaneswar region. Thanks to you all for blessing us all on this occasion. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो अब हम कह सकते हैं कि आज की परिचर्चा समाप्त होती है, लेकिन गांधी महात्मा परिचर्चा का दौर ऐसे ही चलता रहेगा और हम नित्य प्रयासरत रहेंगे सीखने को, आत्मसात करने को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे इस मंच के साथ। धन्यवाद श्रेय।